चलो भाई, सुबह टॉपिक आधा रह गया था ना, आधा हमने पढ़ लिया था। हम लोगों ने समझ सारा टॉपिक लिया था, लेकिन वन नहीं पढ़े थे। इससे अगला टॉपिक कर लिया था वन्य जीव अभयारण्य। कितने नेशनल पार्क थे और कितने कंजर्वेटिव पार्क थे? कंजर्वेटिव किस किस जिले में है बताना? जींद और कैथल। कैथल वाले का नाम, सरस्वती वाले का ही नाम है सोनसर जंगल। कौन से नंबर का जंगल है? 3, क्योंकि एक कलेसर है, एक मोरनी और एक ये। जींद वाले का नाम था बीरबारा। ये दो क्या थे? ये दोनों कंजर्वेटिव नेशनल पार्क। आप जानते हैं गुरुग्राम में एक यमुना नगर, सुल्तानपुर पहले पक्षी विहार था सलीम अली के नाम पर, और यमुना नगर का कलेसर नेशनल पार्क भी और वाइल्ड लाइफ भी। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सबसे छोटे वाली सिलसिला। सिलसिला का दूसरा नाम सियोनथी। वो सोनसर है, ये सियोनथी। ये हमने सुबह सारा पढ़ लिया। बताओ, मयूर और चिंकारा का प्रजनन केंद्र। और अगर सिर्फ मगरमच्छ का आ गया, अच्छा, पिंजौर के 2 ब्रीडिंग सेंटर बता दो। एक लाल जंगली मुर्गा और एक गिद्ध का। गिद्ध का ही नाम जटायु भी है, पेपर में जटायु आ जाएगा। और ऐसे ही हमने पढ़ा था मोरनी में भी एक, क्या नाम था इसका? पीजेंट का मतलब होता है काला तीतर। काला हिरन तुम्हारे यहाँ का ब्रीडिंग सेंटर पीपली। 3 तुम्हारे BRP थे ना, भिवानी, रोहतक, पीपली। सबसे बड़ा रोहतक का, सबसे बड़ा वाला लेट बना था 1986 में, बाकी 82 में बन गए थे। और आपके पीपली के कुरुक्षेत्र के जू में ही आपने किसका प्रजनन केंद्र देखा? अपने हरियाणा के राजकीय पशु का, जिसका नाम है काला हिरण। ठीक है, नाहर कहाँ था? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जल्दी से देखो वन की रिपोर्ट सुनो और समझो, फिर पढ़ेंगे, बहुत आसान है। सब लोग ध्यान फोकस सामने रखना। वन अपने हरियाणा में बहुत कम है, सुबह बात हुई थी। टोटल एरिया के 3003 स्क्वायर किलोमीटर पर वन है। आपका टोटल एरिया 44,212 में से 3000 पर वन है। ये 6.79% है, जिसपे वन वृक्ष सब कुछ आ गया। इसको अगर मैं डिवाइड करूं 2 हिस्सों में, तो एक 1415 है और एक 1588 है। इनको तुम ऐड करके देख लो, ये तुम्हारा आएगा 3003, जो कि सामने लिखा है। ये छोड़ दो, 1588 और 1415 ये वर्ग किलोमीटर में जितने लिखे जाएं। ये तुम्हारे वन भरे हुए हैं और ये तुम्हारे वृक्ष। वनों का बढ़ाना मुश्किल है, वृक्षों का बढ़ाना आसान, क्योंकि वृक्ष तो कहीं भी रोपण कर दोगे, वन कैसे लगाओगे? तुम्हारे हरियाणा में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं पंचकुला। अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, 816 वर्ग किलोमीटर के टोटल लैंड एरिया में, इसमें 395, कहीं कहीं 91 लिखा है, कोई बात नहीं, इतना कौन वो पूछेगा। इतने वर्ग किलोमीटर में तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ जंगल हैं। यहाँ सघन वन भी और वैसे वन भी हैं, यानी इसका 43% हिस्सा वनों से आच्छादित है। किस एरिया का? पंचकुला। कारण हम जानते हैं, शिवालिक की पूरी रेंज यहाँ पर है, नदियां निकलती हैं, कितनी सारी पहाड़ियां हैं। 1 पॉइंट तुम्हारे काम का। टोटल एरिया में भी नंबर 1 और प्रतिशतता में भी नंबर 1। दूसरा, तुम्हारे हरियाणा में सबसे कम प्रतिशत अगर बात करें तो फतेहाबाद है, ये 0.71। लेकिन अगर एरिया की बात करें सबसे कम, तो पलवल ने पानीपत को पीछे छोड़ दिया। पानीपत अब सेकंड छोटा है, पलवल ज्यादा, 14 वर्ग किलोमीटर, और इसका है कहीं 15 पॉइंट कुछ, कहीं 16 के आसपास, 15-16 के बीच का है। तो आप ये लगा लो, अब पानीपत नीचे आ गया, किसके मुकाबले? पलवल। तो सबसे कम एरिया वाइज बात करें तो पलवल में जंगल 14 वर्ग किलोमीटर में, और प्रतिशतता में बात करें तो फतेहाबाद में। ये समझ में आ गया? 3003 का डिवीजन कैसे करोगे? 14-15, 15-88। यार ऐसा एक आंकड़ा उल्टा भी था, 15-14। क्या था ये करोह की ऊंचाई थी पंचकुला में, आपकी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या था? करोह। कहाँ पर थी ये? पंचकुला।
इसी जैसा है, उल्टा मत करना। पेड़ पूछे तो सीधी संख्या है और चोटी का नाम पूछे तो उल्टा संख्या है। मैंने 3 तरह के जंगल सुबह बताए थे, रिजर्व्ड और कंजर्व्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो कितने कितने परसेंट थे याद हो? 15%, 74 पॉइंट समथिंग, 9.75। इनकी कोई गिनती लिखत पढ़त नहीं होती, इनकी गिनती लिखत पढ़त है, लेकिन परमिशन के साथ कुछ कंडीशंस में लोग पेड़ भी काट लेते हैं और लकड़ियां भी ले जाते हैं, पर लिमिटेड। ऐसा नहीं कि मर्जी चलती है जैसे यहाँ चलती है। यहाँ ना कोई लिखत, ना पढ़त, ना कोई कंडीशन, कभी भी यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता। ये सब नेचर को पूरी तरह हमने वापस लौटाना है। कितने परसेंट है ये? 15%। इन्हीं में से कुछ हिस्सा आप नेशनल पार्क के रूप में देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में देख लेते हैं। अवर्गीकृत तो गांव के ही आसपास हैं। आपके यहाँ सबसे ज्यादा, जैसे पंचकुला की बात कर रहे थे, ऐसे एक एरिया आपका है फरीदाबाद। फरीदाबाद में कोई बहुत ज्यादा जंगल तो नहीं है, लेकिन फरीदाबाद ने पिछली रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इजाफा किया है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो हुई है ना, वो किसने की है? वो फरीदाबाद ने। इसने अचानक से बहुत सारे एरिया में एक तो प्लांटेशन किया, ऊपर से आप जानते हैं फरीदाबाद में भी पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां? अरावली। शायद मैंने सुबह जिक्र किया था, केसर का नाम लिया था, केवला देव घाना, सरिस्का, रणथंभौर। ये केवला देव की बेल्ट राजस्थान से दिल्ली तक पहुंचती है। अगर हम अपने आप को देखें तो यहाँ से मान लीजिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लेवल पे लेपर्ड्स के लिए एक बेल्ट विकसित कर दी, जिसमें राजस्थान के बाद अपना हरियाणा और हरियाणा से नीचे होते हुए दिल्ली तक के रिज को कवर कर दिया। इसको नाम दे दिया कि ये पूरा केवला देव घाना से स्टार्ट होता है और फिर ये आपके यहाँ कहाँ कहाँ से गुजरेगा, एक आइडिया लगा के देखो। मेवात के पास होगा, फरीदाबाद के पास होगा और गुरुग्राम। अगर ये ना आए कोई बात नहीं, ये दोनों याद रखना, फरीदाबाद और गुड़गांव। जहाँ कौन सी पहाड़ियां हैं ये? रिज, अरावली। तो अरावली वाला ही तो इलाका है ये। मैं सुबह मंग बरनी, कुछ मंगर बनी गांव का नाम था ना, वही है ये। असोला भाटी का नाम सुना है? असोला भाटी माइंस है, भट्टी भी लिख सकते हैं। असोला भाटी, यहाँ माइंस थी, मतलब खदान। तो वो खाली पड़ी है बहुत सारी, वहाँ पानी भर जाता है और वहाँ एक नेचुरल तरह का ना, जैसे पॉन्ड्स या जिसको जलाशय कहते हैं, विकसित हो जाता है। तो ये पूरी बेल्ट दिल्ली तक की आपको भी कवर करती है। इसका कारण है दिल्ली की 3 डायरेक्शन में तो आप ही तो हैं। कौन कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में। तो तुम्हारा फरीदाबाद, तुम्हारा गुड़गांव, ये सब टच करते हैं इसी बेल्ट में दिल्ली तक। लेपर्ड्स के लिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली को क्रॉस करके एक पूरा कॉरिडोर विकसित कर दिया और इसी में आपका भी नंबर आ गया। तो ये भी ध्यान रखना है। समझ में आ गया इतना? आपने हरियाणा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए आपकी सरकार ने काम किया। कभी ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के नाम से आप एक दिवस मनाते हैं, तरु दिवस। कब मनाते हैं? 15 जुलाई। अब आज कितनी? आज 13 है। हाँ, तो परसों है आपका। हरियाणा में तरु दिवस मनाते हैं हम 15 जुलाई को। जैसे एनवायरमेंट डे होता है ना, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, ऐसे आप पेड़ों के लिए एक दिवस मनाते हैं 15 जुलाई। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा आपने सामुदायिक कम्युनिटी लेवल पे कई प्रोग्राम लॉन्च किए ताकि सब लोगों को जागरूक करें, भाई पेड़ पौधे लगाओ। हरियाणा का थोड़ा सा पेड़ पौधों में विकास जरूरी था और धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ भी अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि हरियाणा का भी चंदन वृक्ष है, हरियाणा में भी खूब बारिश होती है। तो छछरौली की बात कर रहे हैं। ये चंदन वृक्ष बेसिकली आपके पड़ोसी राजस्थान का है, जिसको जाटी नाम दिया गया है और एक आधे और भी इस तरह के लोकल नाम है इसके। इस जाटी पेड़ की खासियत है, ये राजस्थान की पट्टी में पाया जाता है और जब जून और जुलाई का, जुलाई तो खैर बारिश है, जून का जब महीना होता है, बहुत बहुत धूप, उस टाइम में भी ये हरा भरा रहता है और इससे बीन्स तोड़ी जाती हैं जो सब्जी के रूप में यूज करते हैं। तो इसको कह दिया हमने जाटी के पेड़ को कि ये हरियाणा का क्या है? चंदन वृक्ष है। चंदन होता है कर्नाटक में, केरल में, आपके यहाँ नहीं होता, लेकिन हरियाणा का चंदन किसको उपनाम दिया गया? जाटी। ये कहाँ का है? बेसिकली राजस्थान। तो कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारी किस पट्टी में मिलेगा ये? जो पट्टी तुम्हारी किससे टच होती है? राजस्थान, 1262। और ये मेनली मिलेगा यहाँ इसके आसपास में, क्योंकि सिरसा की अगर बात करूं तो वो तो पंजाब का भी इलाका हो गया ना। इसके नीचे की जो बेल्ट है ना, महेंद्रगढ़ और इनके आसपास, यहाँ मिलेगा ये। अब थोड़ी सी किताब उठाते हैं, जो जो नहीं आएगा मैं बताती जाऊंगी। पेज नंबर 100 के आसपास से हम 101 पर है। हरियाणा में वन और वन्य जीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन हरियाणा। पढ़ते चलना, जो चेंज करना होगा मैं बता दूंगी। पहला पॉइंट देखो,
हरियाणा में 1966 में वन क्षेत्र 3.9% था, यानी 4%। वर्तमान में 6.8 हो गया, तो बढ़ोतरी तो हुई है, इतने प्रोजेक्ट चले। हरियाणा में राज्य वन नीति के अनुसार कितने % पर पेड़ होने चाहिए? 20। अभी तो हम बहुत पीछे हैं, अभी कितने पर हैं हम? 6 से 20 में बहुत लंबा टाइम लगेगा। राष्ट्रीय वन नीति पूरे देश की बनी थी 1988 में। इसके अनुसार भारत में वनों का लक्ष्य कितने % पर था? ये ना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है कि किसी भी देश में, चाहे कोई भी देश हो, वहां के टोटल एरिया के 33% हिस्से पर क्या होने चाहिए? वन। आप इसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी है तो पेट भरने के लिए आपको खेती करनी पड़ती है, इनके घर बनते हैं, इनके लिए मार्केट बनते हैं, और ये रेलवे ट्रैक्स है। तो आप इतने 33% पर थोड़ा दूर हैं आप अभी। आप 25% के गए हैं, और ये तब है जब जागरूकता का स्तर देखो कितना ज्यादा। हर कोई कहता है पेड़ लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ों को मत काटो। तब जाके आपका भारत अभी तक खुद इंडिया, मैं अपनी बात नहीं कर रही, इसको अचीव नहीं कर पाया। तो आप ये तो मत सोचो कि हरियाणा 33% पे पहुंच जाएगा। हरियाणा ने अपना आइडियल कितना मान लिया? 20%। अगर हम 20% पे पहुंच गए मतलब बहुत है, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत बढ़िया, और खेत हम ज्यादा प्रेफर में रखते हैं बजाय इसके कि वन लगा दें। इस 20 को टारगेट करके हम कितने पर आ गए हैं? 6.7। हम 3.4 से आगे बढ़ते बढ़ते 6, अब टारगेट कितने पर है हमारा? 20 पर। उसी के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ो आगे। तो 1988 के अनुसार देश में 33% वनों का लक्ष्य है। हरियाणा का लक्ष्य 33 का नहीं, कितने का है? 20% का। पढ़ेंगे। हरियाणा में वनाच्छादन 1594 है। 1588 कर दो इसको, 1588। नहीं मिला तो 94 टिक कर देना। कुल भौगोलिक का 3.6% है। राज्य में पाए जाने वाले वनों का वर्गीकरण पढ़ो। पहला संरक्षित है, कितने %? 74। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड हैं? हाँ है, लेकिन लिखित पढ़त होगी। नेक्स्ट है आरक्षित। क्या ह्यूमन एक्टिविटी है? नहीं, कुछ भी कहीं से लिखा लो आप, यहाँ जंगल में नहीं आपकी एंट्री होगी पेड़ काटने या इस तरह के काम के लिए। कोई पशुचारण नहीं करेगा। 15.9, 16 भी लिख सकते हैं एग्जाम में। अवर्गीकृत वन है आपके 9.75, यानी 10% की कोई ना लिखत ना पढ़त। लोग काट भी लेते हैं पेड़ों को, जला भी देते हैं पेड़ों को, दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है राज्य में वृक्षाच्छादन क्षेत्र 1409। ये कितना होना चाहिए था? 1415। ठीक कर लो, वो ऊपर वाला हमने घटाया था, ये बढ़ा दिया। 1415 दोनों को मिला के कितना आना चाहिए? 3003। तो कैसे कैसे आएगा? 1415 और 1588, 3003 बन गया। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.1%। तो दोनों 3-3 हैं, बस पॉइंट के आगे डिजिट बदलेगा। पेड़ पौधे भी 3 और वन भी 3%। कुल मिला के 6.78 या 6.8 कहीं कहीं लिखा हुआ है। राज्य में सर्वाधिक वन टिक कर लो, पंचकुला में है। अब 33 से बढ़ के 43 हो गया, 43। ठीक कर लो इसको, ये बढ़ता जाएगा। 2 साल बाद अगर तुम्हें पढ़ना पड़ा तो तुम पढ़ोगे 45, 47, लगातार बढ़ रहा है। 43%। यमुनानगर में 10% है। न्यूनतम वन कहाँ है प्रतिशतता में? फतेहाबाद। कितने %? 0.7। लेकिन अगर एरिया मापने लग गए तो पलवल, पानीपत, बाद में फतेहाबाद। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पंचकुला। पंचकुला का नंबर भी ज्यादा और प्रतिशतता भी ज्यादा, 395 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशतता में कितना था? 43। तो दोनों में नंबर 1 है पंचकुला। आगे पढ़ लो। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला पानीपत है, और पानीपत से भी नीचे पलवल है। लिख लो यहाँ, काटना मत इसको, ठीक लिखा है, सेकंड छोटा है ये। यहाँ लिख लो पलवल 14 वर्ग किलोमीटर, पानीपत 15 पॉइंट समथिंग है, पलवल उससे भी कम निकला नई रिपोर्ट में, 14 वर्ग किलोमीटर। और आगे टिक करना, प्रतिशतता में सबसे कम कौन है? फतेहाबाद। कितना %? 0.71। देखो पंचकुला दोनों में नंबर 1, 43%, 395, लेकिन पलवल 14 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशतता में कम नहीं है। प्रतिशतता में कम कौन है? फतेहाबाद। पलवल पानीपत दोनों कम हैं टोटलिटी में, प्रतिशतता में कम है फतेहाबाद। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ। वृक्षारोपण का पहला कार्यक्रम ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, टिक कर लो इसको, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। राज्य वन नीति कब आई थी आपकी? 2006। कितने % का टारगेट बना लिया? 20%। देश की वन नीति 1988 में 33% की बात करती थी। नेक्स्ट भी टिक करना। हरियाणा में 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ियां हैं। तो थोड़ा सा सुन लो, अगर तुम 145 ना याद रखो कोई बात नहीं, 150 याद कर लो, 150 वर्ग किलोमीटर। इसका 1/3 झाड़ियां, यानी 50, लगभग 50 वर्ग किलोमीटर झाड़ियां अकेले किसमें है? गुरुग्राम। तो सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ हैं?
भाई 1/3 हिस्सा झाड़ियों का। सबसे कम झाड़ियां कहाँ हैं? जहाँ भैंस सबसे बढ़िया है, जींद में, वहाँ झाड़ियां कम हैं। ये टिक कर लो। तो हरियाणा में झाड़ियों का जो दिया है इन्होंने स्ट्रक्चर, वो कितना है? 145 वर्ग किलोमीटर झाड़ियां, जिसमें से 50 वर्ग किलोमीटर झाड़ियां सिर्फ गुड़गांव में है। सबसे कम झाड़ियां जींद में। तो सर्वाधिक झाड़ियां, टोटल झाड़ियों ने कितना कवर कर रखा है? 145, ना याद रहे 150, जिसमें से 50 कहाँ है? गुड़गांव। तो झाड़ियों में सबसे कम अगर देखेंगे तो जींद, सबसे ज्यादा कहेंगे टोटल पेड़ पौधे जंगल की बात करें, नंबर 1 पलवल, ये पंचकुला। सबसे कम एरिया पलवल, सेकंड कम पानीपत, प्रतिशतता कम फतेहाबाद। आगे बढ़ेंगे। सबसे कम झाड़ियां जींद में। हरियाणा में 2 पर्यावरण अदालतें, सुबह भी बात हुई थी, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। पहले कहाँ थी? हिसार, अब नहीं है हिसार में। आगे टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। विशेष अदालत कैंप कोर्ट करनाल में 1998 से। विशेष अदालत पर्यावरण की लगानी पड़ी तो सीएम सिटी में, अदरवाइज जनसंख्या ज्यादा है वहां, और जहां आपका 360 तीर्थस्थल है यहाँ। नेक्स्ट पे आ जाओ। 2003 में हरियाणा में वनस्पति वन योजना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यमुनानगर में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क बनाया गया। ये हर्बल पार्क है, और आप सब जानते हैं चौधरी देवीलाल आते ही जिसने नहीं पढ़ा वो सीधे जाएगा सिरसा। गलत होगा। अगर चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क पूछा गया तो आपको नदी के नाम पे यमुनानगर, इसका नाम लिख लो। चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, इसका नाम है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, जड़ी बूटी उद्यान या पार्क। चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, ठीक है। हर्बल है, सारे प्राकृतिक इस तरह के ऑर्गेनिक पेड़ पौधे। देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, जड़ी बूटी उद्यान। तो देवीलाल वाटिका पूछ ले तो कहाँ टिक नहीं करना? सिरसा। अबूब शहर कहाँ था? सिरसा। लेकिन देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ बनाया? यमुनानगर में। नेक्स्ट पे आ जाओ। राज्य में वर्ष 1998-99 में हरियाणा सामुदायिक योजना, डबल टिक कर लो। लगेगा पंचायत की है, लेकिन है किसकी? पेड़ पौधों की, वनों के लिए शुरू की गई। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा पहला प्रोजेक्ट था, और सामुदायिक योजना 1998-99 में वनों के लिए। फिर भी टिक करना आगे। हरियाणा की वन योजना हर घर हरियाली, यानी गांव गांव घर घर हरियाली पहुंचे, तो क्या नाम दिया? हर घर हरियाली योजना। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा आपका पहला प्रोजेक्ट था। कहाँ है ये देवीलाल हर्बल पार्क? यमुनानगर। कितना टोटल वन और पेड़ सब मिला के? 3003। 14-15 पेड़ हैं और 1588 वन है। 3% टोटल मिला। पॉइंट आगे बढ़ा दें तो 6.7 या 8% सारा कुछ है। नेक्स्ट चेक करना। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग किससे लगता होगा ये? राजस्थान। कितनी बाउंड्री है राजस्थान की हमारे साथ? 12-62। आपका महेंद्रगढ़ कितने जिलों को? 4। राजस्थान के 4 और आपका 1 जिला सीमा बनाते हैं। ये टिक कर लो। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में जाटी, ये उस पेड़ का नाम, या खेजड़ी, ये हरियाणा में उस बेल्ट में है जहां राजस्थान का असर है। तो जाटी या खेजड़ी, इसको डबल टिक कर लेना, नामक वृक्ष पाया जाता है। इसे हरियाणा का चंदन वृक्ष कहते हैं। खासियत क्या है? ये कौन से मौसम में भी? जून में भी हरा भरा, तो बहुत बड़ी बात है, वरना पेड़ पौधे सूख जाते हैं, ठीक है। और इससे सांगरी नाम की वो निकलती हैं, तो उससे सब्जी बनती है, बीन्स होती हैं बेसिकली। नेक्स्ट टिक करना। हरियाणा वन विकास निगम, जब तुम्हारे देश में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन चली ना पिछले वाली शताब्दी, तब तुमने हरियाणा के वन विकास निगम की स्थापना की 1989 में। टिक कर लो। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 1989। अभी ना, बिल्कुल अभी हाल ही में आपके हरियाणा के 14 बड़े डिपार्टमेंट्स के मुखिया चेंज कर दिए हैं। तो ये 14 सारे याद करने पड़ेंगे, पता नहीं कौन सा पूछ लेंगे। जैसे वन विभाग बदल दिया, आवास बोर्ड बदल दिया, सारे डिपार्टमेंट। तो वो एक अब मैं उसको लिख रही थी कल, एक साथ 14 के नाम, जो मेन होगा 5-6 निकलेंगे, पढ़ सारे लेंगे। बहुत कुछ बदल गया पिछले 6 महीनों में। अब क्या हुआ इन 6 महीनों में ना, पेंडेमिक ऐसी छाई रही कि किसी का ध्यान ही नहीं गया कि कहाँ क्या हो रहा है। इतना सब कुछ चेंज हो गया कि पुरानी किताब के आधे आंकड़े बेकार हो गए, जो खासकर नाम वाले थे, तो नए पढ़ने पड़े। चलो आगे पढ़ेंगे। हरियाणा वन विकास निगम कब स्थापना हुई इसकी? 1989 में। हरियाणा में वन विभाग की प्रमुख पहली महिला अमरिंदर कौर, ये तो हमें पता है ना, IFS पहली बार 2015 में। बागवानी विभाग द्वारा फलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए क्लस्टर पद्धति, क्लस्टर समझते हो? हमारा हरियाणा एक जैसा नहीं है,
दुनिया के लिए लगता होगा हरियाणा एक जैसा, हरियाणा बहुत अलग है। हम जो हरियाणा को डिटेल से पढ़ते हैं हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर की बारिश वाले भी हैं और 110 सेंटीमीटर की बारिश वाले भी हैं। हरियाणा की सारी पट्टी बराबर नहीं है। यहाँ आप देखो कहाँ बारिश होती है, यहाँ तो सूखे बराबर इलाका है। ये पूरी बेल्ट बारिश कम देखती है, जबकि इस बेल्ट की अगर बात करें तो बारिश 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। तो इसका मतलब पेड़ पौधों में वैरायटी होगी। उसी वैरायटी के बेसिस पर ये बात कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं देखना, फलों के उत्पादन में क्लस्टर पद्धति है। कहीं खट्टे फल, जैसे जहाँ बारिश कम होती है ना जिस एरिया में, और सिंचाई की सुविधा बहुत ज्यादा ऐसी न हो नलकूपों वाली, ये वाला क्लस्टर। यहाँ खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू और ये मौसमी, इस टाइप के, ये सब फल इस बेल्ट में फतेहाबाद, हिसार साइड में, सिरसा में बहुत होते हैं। इसी तरह जहाँ पहाड़ी इलाका है ना, यहाँ आपके अलग फल मिलेंगे। ऐसे ही दक्षिण की पट्टी में आपकी सब्जियां अलग मिलेंगी, मसाले अलग मिलेंगे। तो उसी की बात कर रहे हैं ये क्लस्टर पद्धति। क्लस्टर होता है एक रीजन। राज्य में सर्वाधिक नलकूप, ये काम का पॉइंट है। सबसे ज्यादा ट्यूबवेल कहाँ पर है सिंचाई? कैथल। कैथल के बारे में थोड़ा सा और जान लो। कैथल एक तो हम जानते हैं कपी नगरी था, अंजनी का टीला था, हनुमान जी की नगरी। और कैथल के बारे में हमें पता है काशी है, कुंड बनवाए थे। लेकिन आज हम कृषि की अगर बात करें तो कैथल में चावल की किस्में बहुत ज्यादा है, वैरायटी। जैसे ऐसा नहीं कि चावल ज्यादा कहाँ है? धान। लेकिन चावल की किस्में ज्यादा कहाँ है? कैथल में। गुरुद्वारों का भी कुछ था ना कैथल में? क्या था? गुरुद्वारों का शहर क्या था? और ज्यादा गुरुद्वारे। तो ये दोनों चीजें याद रखना, यहाँ टिक कर लो। नलकूपों द्वारा सिंचाई में कैथल नंबर 1। सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ है? पंचकुला। पंचकुला में सिंचाई ज्यादा क्यों नहीं चाहिए? पहली कॉमन सेंस, उनके 43% में क्या लगे हुए हैं? वन। तो सिंचाई कम चाहिए या ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ वन आधे हैं तो सिंचाई कम चाहिए। दूसरा कारण, इस इलाके में बहुत ज्यादा अच्छी क्या होती है? बारिश। तो नलकूप वहां लगाने पड़ते हैं जहाँ खेती ज्यादा हो और बारिश कम हो। लेकिन आपके इस इलाके में खेती कम है और बारिश ज्यादा, इसलिए जरूरत नहीं है। तो ये टिक कर लेना कैथल। कैथल के यहाँ ऊपर एक लाइन लिख लो, नीचे यहीं पे लिखो, धान की किस्में ज्यादा, चावल की किस्में ज्यादा। गुरुद्वारों का शहर कौन सा है? हाँ, ये भी लिख लो। देखो, धान की चावल की किस्में ज्यादा कैथल, और गुरुद्वारों का शहर भी कैथल। धान की किस्में ज्यादा, लेकिन ज्यादा धान कहाँ पैदा होता है? करनाल में। और धान की चावल की कटोरी सोनीपत। मिल बहुत ज्यादा है चावल निकालने वाली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नलकूपों की सिंचाई कौन करता है? जहाँ किस्में ज्यादा है। किस चीज की? धान की, वही करता है। सेकेंड हाफ में आ जाओ। राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम मार्च 1972 को लागू हुआ। एक बार जल्दी से बोर्ड पे सब लोग देखो। 1972 तुम्हारे बहुत काम का है। इस साल में एक तो वन्य जीव के ऊपर काम, इनफैक्ट 71 से ही चल रहा था। वो था ना माइकल पीटर जैक्सन, तब से। लेकिन अगर मैं देश की बात करूं तो भी सुन लो, अप्रैल 1973 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट टाइगर। सुना है ये? आपको पता होगा पहले टाइगर आपका नेशनल एनिमल नहीं था, क्या था फिर? शेर। शेर 1950 से स्टार्ट करके और 1966 तक, यानी 16 साल तक शेर आपके देश का नेशनल एनिमल रहा। फिर लोगों ने कहा कि भाई शेर तो किसी ने देखा ही नहीं है, क्योंकि शेर तो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ गिर में मिलता है। अगर नेचुरल कहूँ तो गिर में, बाकी एशियाटिक लायन तो है ही नहीं। एशियाटिक लायन आपने जबरदस्ती जू में बैठा रखे हैं, लेकिन वो कितने मरियल हैं, उनको तो शिकार करना भी नहीं आता, भूल जाते हो। एक शेर ले जाके अपने घर जू में खड़ा कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके यहाँ मिलता है। ये सिर्फ गिर में मिलते हैं पूरे देश में, 28 राज्यों में से एक राज्य के एक हिस्से में। तो ये कहा इसको नेशनल एनिमल नहीं रख सकते। आपके टोटल में से लगभग 17-18 राज्यों में क्या मिल जाता है? टाइगर। तो इसलिए क्या कहा कि टाइगर को क्या बना लें? नेशनल एनिमल। फिर इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी और ज्यादा, ऑलरेडी है लेकिन और बढ़ाएंगे। इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? अप्रैल 1973 में। और इस प्रोजेक्ट टाइगर में पहला जो डायरेक्टर था ना इसका, मैंने सुबह एक नाम तुम्हारे सामने लिखा था, कैलाश संखाला। ये फर्स्ट डायरेक्टर है प्रोजेक्ट टाइगर के। ये झारखंड, तब तो बिहार था, बिहार से स्टार्ट हुआ था।
पलामू नेशनल पार्क है, पलामू, या झारखंड में है तब बिहार में, यहाँ से लॉन्च किया। और ये फर्स्ट डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। पहली बात, पहले सुन लो फिर लिख लेना वरना समझ में नहीं आएगा। एक और आदमी है फतेह सिंह राठौड़, फतेह सिंह राठौड़, बिल्कुल रॉबीली पर्सनालिटी के आदमी है, देख के लगता है कि अब तो एक्सपायर हो गए शायद। ये आईएफएस से, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में चुने गए थे और सच में इनको बहुत लगाव था, तो इनको टाइगर गुरु कहते हैं। इन्होंने उसको बिग कैट कहते हैं ना, टाइगर को बिग कैट की प्रजाति की है, उसको बहुत कुछ सिखाया। तो ये कहते हैं कि बहुत लोग तो किनका इशारा भी समझ जाते थे टाइगर्स, उस एरिया में रहने वाले, तो इनको नाम दिया गया टाइगर गुरु। तो आपके सामने दो आदमियों के नाम लिखे हैं, एक टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। अगर टाइगर मैन ऑफ इंडिया कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं ये लोग? कैलाश संखाला। और अगर टाइगर गुरु कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं ये? फतेह सिंह राठौड़। दोनों 1973 के इंदिरा गांधी के टाइम के प्रोजेक्ट टाइगर के मेंबर रहे हैं। डायरेक्टर ये थे लेकिन ये भी शामिल थे। दोनों इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कुछ भी पूछ लेते हैं। इससे लगे हाथ और सुन लो, आपके देश में एलिफेंट्स के ऊपर भी काम हुआ, लेकिन इसके काफी दिन बाद 1992 में आपने हाथी के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथियों की संख्या कैसे ठीक रहे, ये खत्म ना हो, ऐसा ना हो गायब हो जाए, तो हाथियों के लिए प्रोजेक्ट आप लाए, ये इसको एलिफेंट प्रोजेक्ट कहते हैं। किस सन में लेकर आए? 1992 में। तब भी कांग्रेस की सरकार आ गई थी। सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग जो काम करते हैं ये पर्यावरण वाले करते हैं। चलो पढ़ेंगे फटाफट से, कहाँ पहुंचे हम? अच्छा, ये ठीक है। हाँ, राज्य में वन्य प्राणियों का संरक्षण अधिनियम कब हमारे हरियाणा में ये कह दिया भाई वन्य प्राणियों को तुम मारोगे नहीं? 1972। 91 के बाद हर तरह का शिकार प्रतिबंधित है, किसी चिड़िया को या किसी जानवर को नहीं मारना, ये टिक कर लो 1972। अगली लाइन में टिक करना 1991 से शिकार पर प्रतिबंध। तो हरियाणा में शिकार पर कब से प्रतिबंध है? 91 से। और ये अधिनियम ये कब आया था इसके ऊपर काम? 1972। ऊपर जगह खाली है, जल्दी से लिख लो, लिखो 1 अप्रैल 1973। ये स्टैटिक जीके में आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह। 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च। उसी में लिख लो फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, इसी के डायरेक्टर कैलाश संखाला, कैलाश संखाला। हाँ, इसी के पास लिखना टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन था? सलीम अली, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ना, उनके नाम का पक्षी विहार था। नेशनल पार्क उनके नाम का कश्मीर में है। तो तुमने लिखा 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। और कौन पहला डायरेक्टर था? कैलाश संखाला, जिनको क्या उपनाम दिया गया? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। यही लिख लो फतेह सिंह राठौड़, टाइगर गुरु। ये आईएफएस थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में। आईएफएस भी तो आपकी अखिल भारतीय सेवा है, तीन ही तो हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो इसको तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत बढ़िया पर्सनालिटी देखने में, ऐसे जैसे शेर टाइप ही लगते थे खुद ही। टाइगर गुरु कहलाते हैं फतेह सिंह राठौड़। तो तुम्हें बर्डमैन पता है, टाइगर मैन पता है और टाइगर गुरु पता है, तीनों। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया? 1992 में, ये भी लिख लो, इसके लिए कोई मैन नहीं निकला। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। आपके यहाँ एलिफेंट्स के लिए कहाँ बनाया आपने? बनसनकौर। कहाँ पर है? यमुनानगर। इक्के दुक्के कोई गलती से भूले भटके कोई घायल हो गया, चोट लग गई, तब राजा जी और आपका जो नेशनल पार्क है ना, कौन से वाला, किसकी बात हो रही है? कलेसर। ये मान लो कलेसर है जंगल, इसके ऊपर की तरफ ना, यहीं पर सीमा लगती है राजा जी और संभलवाड़ा, संभलवाड़ा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें भी तो नेशनल पार्क है, पहाड़ियां। तो क्या होता है, जानवर को थोड़ी पता मैं दूसरी स्टेट में घुस गया, वो चलते 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 मान लो चोट लग गई, कहीं नदी में पानी पी रहा था, किसी मगरमच्छ ने काट लिया, तो वहां से चलते चलते बचते बचते आपके यहाँ आ गया। कभी 1 या 2 देखे होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि झुंड के झुंड चले आए। तभी आपने 4-5 एकड़ में बस बना रखा है हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। कहाँ बनाया है आपने? यमुनानगर में। चलो फटाफट से लिख लो, आगे टिक करो फिर। तो तीनों चीजें क्लियर। एलिफेंट वाला 92 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 73 का है, 72-71 से काम चल रहा था। टाइगर गुरु फतेह सिंह राठौड़, टाइगर मैन ऑफ इंडिया संखाला, और बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। चलो फटाफट से आगे पढ़ेंगे। शिकार बंद हुआ 1991 से।
सुल्तानपुर पक्षी विहार का पुराना नाम सलीम अली पक्षी विहार था। अब सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? कश्मीर में। आपके नेशनल पार्क का नाम पड़ गया सुल्तानपुर, आपने आदमी का नाम हटा दिया यहाँ से। इसकी खोज करने का श्रेय पीटर जैक्सन को। क्या नाम था इसका? माइकल पीटर जैक्सन। इसने किसको चिट्ठी लिखी थी? इंदिरा। इंदिरा ने किसको कन्वे किया? बंसीलाल जी के टाइम की बात है ये। नेक्स्ट पढ़ना, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कलेसर है। ठीक है, ये पॉइंट ये गलत है। सबसे बड़ा अबूर शहर है, कलेसर सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ काट दो इसको, राज्य का बड़ा कह सकते हैं, सबसे बड़ा नहीं। वन्य जीव अभ्यारण्य कलेसर में स्थित है। भिंडावास किस चीज के लिए फेमस है? अपनी सुंदर झील के लिए। कितनी प्रजाति थी? 250। अगर कहें कि भिंडावास खप्परवास झज्जर में से कौन सा संवेदनशील है? खप्परवास। ठीक है, आगे देखना, पंचकुला बहुत इंपॉर्टेंट। मोरनी में चीड़ के पेड़ और करनाल में ढाक या पलाश के पेड़ पाए जाते हैं। कलेसर में कौन से पेड़ मिलते हैं? साल के। हरियाणा वन नीति 2006, हमारे देश की वन नीति कब आई? 1988 में। कितने परसेंट की बात? 33। हमने कितने? 20%। हम बढ़ाते बढ़ाते 6% से ऊपर पहुंच गए, जिनमें 3003 में से 1415 पेड़ हैं और 1588 वन हैं। फटाफट से टिक करना। हरियाणा वन नीति 2006 के अनुसार प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% पर वन होने चाहिए, राज्य के 3% पर ही वन हैं, और अगर वृक्ष भी ऐड कर लें तो 3 पर वो हैं, तो 6.5-7%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार हरियाणा में वन क्षेत्र 1588, इसको टिक कर लो, ये बिल्कुल नहीं है, इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई। 21 आ गया, 17 से 5-6 साल में निकालते हैं, तो नई रिपोर्ट नहीं है। 17 के अनुसार वन क्षेत्र 1588 है, वृक्ष क्षेत्र 1415 है, और कुल क्षेत्र 3003 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.79। ये बात समझ में आ गई सबको? अगले पे पहुंचो। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि कहाँ हुई है? फरीदाबाद में, 5 वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 17 के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पंचकुला और सबसे कम वन क्षेत्र पलवल। अगर ये वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, प्रतिशतता मत बोलना, तो कितना लिखोगे? पंचकुला का 395 और इस पलवल का 14 वर्ग किलोमीटर। लिख लो यहाँ, पंचकुला के नीचे 395 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत पूछेंगे तो 43%, और पलवल में कितना है? 14 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशतता में पलवल कम नहीं है। फतेहाबाद 0.71। फटाफट से अगला टिक करो। राज्य में रिकॉर्डेड वन, रिकॉर्डेड मतलब जो लिखत पढ़त प्रॉपर आरक्षित है, 15%, 15 वर्ग किलोमीटर सॉरी, और कुल भौगोलिक का अच्छा ये दूसरा आंकड़ा है, ये बता रहे हैं रिकॉर्ड कितने का है, भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.53। तो वन कितने पर है? 3% पर। वृक्ष कितने पर है? 3 पर। पॉइंट के आगे मिला के वो 6.79 बन जाता है। टिक कर लो। आरक्षित वन क्षेत्र 15.9%, संरक्षित 74%, अवर्गीकृत कितना है? 9.75। नीचे फटाफट से देखो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अभी मैंने कहा हरियाणा दूसरों के लिए एक जैसा होगा, हमारे लिए हरियाणा शुष्क भी है और हरियाणा पाइन भी है। तो आपके तो अगर शुष्क की बात करें तो बताओ किस बेल्ट की बात कर रही है? इस बेल्ट की। और अगर ये कह रहे हैं कि बढ़िया पर्वतीय वाले तो ऊपर, और जो बीच का हिस्सा है इसमें आप खेती ज्यादा करते हैं और बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं। फटाफट से पढ़ेंगे भौगोलिक आधार पर। पहला, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण क्या होता है? गर्म वाला इलाका। तो बारिश कम होगी या ज्यादा? कम होगी। अंडरलाइन कर लो। उष्ण कटिबंधीय शुष्क भी है, मतलब बारिश कम। और पतझड़ वन 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश वाली जगह। पढ़ लो बस। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, भिवानी। यमुनानगर को काट दो, इसमें नहीं आएगा। कैथल, करनाल भी उतना नहीं है, सोनीपत भी नहीं है। मेन मानो पट्टी कौन सी वाली याद करोगे? दक्षिण वाले। इनमें शीशम, पीपल, नीम, आम, जामुन, इमली, बहुत सारे इस तरह के पेड़। अगला पढ़ो। शुष्क क्षेत्रों में कीकर, और कीकर हम जानते हैं झाड़ियां भी बहुत ज्यादा है। कहाँ पर? गुड़गांव। टोटल कितने वर्ग किलोमीटर में? 145, जिनमें से 50 कहाँ है? सबसे कम झाड़ियां जिनमें। कैथल में क्या ज्यादा था? नलकूपों की सिंचाई और धान की किस्में, और गुरुद्वारों का शहर भी क्या था? कैथल। फटाफट टिक करना। शुष्क क्षेत्रों में कीकर, इसको बबूल भी बोलते हैं, कीकर ही बबूल होती है। झरबेरी, नीम, सरकंडा। सरकंडे का बहुत बड़ा कामकाज आपके कहाँ पर है?
गुड़गांव में, फर्रुख नगर में, जो ये मूढ़े और ये सब बनते हैं ना बैठने के, बहुत बड़ा काम है वहाँ। अगले पेज पर आ जाओ। उपोष्ण, उष्ण मतलब गर्म था, उप उष्ण का मतलब कम गर्म, तो उपोष्ण वाले कहाँ मिलेंगे? जहाँ बारिश थोड़ी सी ज्यादा है, ये टिक कर लो। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, पाइन कहाँ होते हैं? पहाड़ी इलाकों में पाइन होते हैं, पहला पढ़ो। ये वन पहाड़ी क्षेत्रों के 100 सेंटीमीटर, टिक कर लो, 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में। इसमें टिक करना चीड़ और पाइन के पेड़, बहुत इंपॉर्टेंट, चीड़ और पाइन। इसके अतिरिक्त सिरस, कचनार, खैर, बियुल, जिंगल और अमलतास, ये सारे पहाड़ी वाले इलाके में। कालका और मोरनी में जामुन, बहेड़ा, महुआ, ये भी पाए जाते हैं। और उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन क्या कहते हैं? पंचकुला में है, टिक कर लो, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, 100 सेंटीमीटर बारिश। तो मोटे तौर पे दो तरह के पेड़ है, एक उष्ण कटिबंधीय, कैसे वाले? पतझड़ वाले, एक उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वाले। पाइन वाले की बारिश ज्यादा है, उष्ण कटिबंधीय वाले की कम है। फटाफट से नीचे अगले पॉइंट पे आ जाओ। प्रशासनिक वर्गीकरण, पहला टिक करो आरक्षित वन। सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार आरक्षित वन 15.9%, टिक कर लो। पढ़ेंगे, भूमि कटाव रोकते हैं, बाढ़ की रोकथाम करते हैं, जलवायु लकड़ी आपूर्ति की दृष्टि से सुरक्षित वन है ये, क्योंकि इनमें आदमी को परमिशन नहीं मिलेगी कि वो पेड़ पौधे काटे। नेक्स्ट भी टिक करो। लकड़ी काटना, पशु चारण निषिद्ध है, मना है, कोई गाय भैंस घुस गई किसी की तो उस पर केस होगा फिर। अगला भी टिक करना। अनेक मूल्यवान वनोत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन ये आम आदमी नहीं करेगा, ये सरकार अपने हिसाब से टेंडर उठवाएगी। संरक्षित वन पे आ जाओ। संरक्षित वन 74.2%। संरक्षण के साथ साथ उत्पादन हेतु विभिन्न गतिविधियां, डबल टिक कर लो, संरक्षण और गतिविधियां। गतिविधियां मर्जी की है, परमिशन के साथ है, किसमें परमिशन मिल ही नहीं सकती? आरक्षित में। फिर वो कीमती वनोत्पाद कौन देखता है? सरकार, वो टेंडर उठाती है और वो पैसे लेती है, कमाई करती है। नेक्स्ट टिक करना। विभिन्न गतिविधियां, इस क्षेत्र में लकड़ी काटना, पशुचारण भी किया जाता है, टिक कर लो ये, लकड़ी काटना, पशुचारण, किंतु वनों की क्षति ना हो इसके लिए पर्याप्त देखरेख भी की जाती है। ये वन काटना अपनी मर्जी होती है या परमिशन होती है? एक एरिया में आप गाय भैंस भेड़ बकरी चरा सकते हैं और वो पुलिस, ये जो अधिकारी है ना यहाँ के, इनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। राज्य में अवर्गीकृत वन 9.75% क्षेत्र में है। सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, इनका कभी नंबर नहीं लिखा मिलेगा, इनको लोग काट लेते हैं पेड़ों को। ये इतने भारी पेड़ होते भी नहीं, क्या होते हैं? कीकर है, झाड़ियां हैं। नेक्स्ट टिक करना। इन वनों में लकड़ी काटने और पशुचारण की स्वतंत्रता होती है, परंतु इस एवज में सरकार कुछ शुल्क प्राप्त करती है, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। तो 3 कैटेगरी है, किसमें बिल्कुल कार्यवाही नहीं हो सकती? आरक्षित। सारा किसके अंडर है? वो सरकार के। किसमें कार्यवाही हो सकती है? विद परमिशन, संरक्षित। किसमें खुलेआम आपको फर्क नहीं पड़ता। अगले फटाफट आ जाओ अगले पॉइंट पर। हरियाणा की प्रमुख वन संरक्षण योजनाएं, पहली टिक करना सामुदायिक वानिकी योजना। सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था आपका? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, पहला प्रोजेक्ट, ये बाद में आया था। इसमें टिक कर लो 1998-99 में आया। और इसमें लास्ट लाइन टिक करना, 27,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया गया। वृक्षारोपण हो सकता है, वन रोपण नहीं हो सकता, वो तो ऑलरेडी नेचर जहां पैदा करेगा वहां होगा। हर घर हरियाली योजना टिक कर लो, 2015 में शुरू की गई। सेकेंड पॉइंट टिक करना, स्थानीय प्रजातियों में पीपल लगा ले लोग, नींबू, अनार, देसी आम, जामुन, हरड़, बहेड़ा, शहतूत, बेरी, ये सब अपने घरों पे लगा ले, तो नाम क्या रख दिया? हर घर हरियाली योजना। कंडी योजना टिक कर लो। इसमें वर्ल्ड बैंक जानते हो कहाँ है हेडक्वार्टर? हाँ, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और यहाँ से पैसा आया था आपके कंडी प्रोजेक्ट में, जिसमें अपने शिवालिक रेंज में पेड़ पौधों को बढ़ा दिया था। ये टिक कर लो। वर्ल्ड बैंक द्वारा संपोषित अंबाला, यमुनानगर जिलों में शिवालिक क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण। अरावली पर्वत पे आ जाओ। अरावली कहाँ होगा? नीचे वाला। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने पैसा दिया था अरावली पहाड़ियों पर पुनः वृक्ष लगाने से संबंधित। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ये पहला प्रोजेक्ट था बड़ा। इसमें टिक करना, राज्य में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। नदियों, नहरों, सड़कों, रेल मार्गों के किनारे, गांव के चारों ओर वृक्षों की पेटियां बनाई गई हैं। तो पूरे गांव, नदी, नाले, हर जगह पेड़ ही पेड़ हो। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। इसके बाद
पेड़ तो क्या लगेंगे वो सारे आप पढ़ लेना। अगला पॉइंट एक छोड़ के टिक करो। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त की जाती हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए इनका यूज। और लास्ट पॉइंट काम का है, 2014 से 15 जुलाई को कौन सा दिवस मना रहे हैं? तरू। अभी हमने पढ़ा हरियाणा का चंदन क्या था? खेजड़ी या जांची करके। अब तरू दिवस हरियाणा में कब मनाते हैं? हम 2014 में पहली बार 15 जुलाई को, तो इसी महीने में। राज्य वन नीति 2014 पे आ जाओ, फटाफट टिक करना। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.3% हमारे पास है और देश के कितने परसेंट का हिस्सा हमारा वनों का है? 0.2। पूरा देश क्या कहता है, कितने परसेंट पे लगाओ? 35। हम देश के वनों में कितना, हम कहते हैं देश में हमारा योगदान 0% का। तुम कितने वर्ग किलोमीटर में बना के बैठे हो? ये 3003। देश का एरिया 32,87,000। तुम सोचो उसमें कहाँ आएगा 3003, तो कितना परसेंट है? 0.2%। राज्य वन नीति कौन सी तुम्हारी? 2006 के अनुसार प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 20% पर वन क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वन को वन बना लो। वन संपदा के सतत विकास के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने वन नीति 2006 बनाई। कितने परसेंट पे हम पहुंच गए बढ़ते बढ़ते? 6.79 पर, जिसमें वृक्ष कितने पर हैं? वृक्ष 3 पॉइंट, दोनों 3 पर। अगर कहें 14-15 और 15-88 वन वाला। अगले पेज पर आओ, पर्यावरण न्यायालय दिया है, जल्दी से टिक कर लो। 2 पर्यावरण न्यायालय कहाँ कहाँ थे? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। लेकिन वैसा कोर्ट कहाँ लग जाता है? करनाल में। टिक करना। पर्यावरण संबंधी मामलों को निपटाने के लिए फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पर्यावरण न्यायालय। यहीं लिख लो करनाल। कोर्ट कैंप, अगर जरूरत पड़े तो लगाते हैं, कोर्ट कैंप करनाल। वन्य जीव संरक्षण पे आ जाओ। हरियाणा में प्राकृतिक वनों की कमी है, हम भी जानते हैं, परंतु जलवायु विविधता के कारण ये वन्य जीवों, विशेष रूप से स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की प्रजाति के लिए ठीक है। कौन से प्रवासी पक्षी? साइबेरियन सारस। नेशनल पार्क आपका उसी के लिए है। नेक्स्ट टिक करना। भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 1250 प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 500 प्रजाति हरियाणा में, और हरियाणा के एक में 250। भिंडावास, सुंदर झील, झज्जर। टिक करो इसमें आगे। राज्य में 2 नेशनल पार्क है, तुम्हें दोनों के नाम पता है, गुड़गांव वाला भी और यमुनानगर का भी। 8 वन्य जीव कितने जिलों में फैले हैं? 6। 2 पंचकुला, 2 झज्जर, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, सिरसा में, झज्जर तो हो गया, रेवाड़ी में। 6 के नाम हमें पता है। नेक्स्ट है 2 आरक्षित क्षेत्र। कौन से 2? जींद और कैथल, सरस्वती और बीरबारा। सरस्वती का एक नाम सोनसर जंगल। आगे पढ़ना। पौधे और वन्य जीव संरक्षण की 2 पद्धतियां हैं, एक इन सिटू और एक्स सिटू। इन क्या होता है? जहां नेचर ने दिया, और एक्स आपने बना लिया कि भाई चिड़ियाघर हमने डेवलप किया। क्या तुमने नेशनल पार्क भी बनाया है? वो वहीं था, तुमने बस कह दिया ये नेशनल पार्क है। लेकिन दिल्ली का जू, या तुम्हारे अगर अपने हरियाणा की बात करें, हिरन के लिए तुमने जो बनाया, या तुमने जो किसके लिए थे, या BRC क्या थे ये चिड़ियाघर, ये थे या तुमने बनाए हैं? इसका मतलब ये किस में आएंगे? ये एक्स सिटू में है, ठीक है। और जो अगर कहें यहाँ का नेशनल पार्क, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये क्या है? ये इन सिटू। इन सिटू में पक्षी जानवर खुश रहते हैं, उनका नेचुरल माहौल है। एक्स सिटू में आप चाहते हैं कि उनकी ब्रीडिंग हो, उनकी संख्या बढ़े, तो आप अपने हिसाब से काम करते हैं। ये टिक कर लो। इन सिटू प्राकृतिक आवास और एक्स सिटू प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण। इन सिटू में टिक मार्क करना। जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप होता है ये। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, अभयारण्य, ये सब नेचुरल है, ये इन सिटू है, यहाँ अपने आप चीजें आ रही हैं। प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षण। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल क्या होता है? जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि कुछ पक्षी वहां आ जाएं, कुछ वहां मधुमक्खियां आ जाएं, इस तरह की चीजें। इसके बाद चिड़ियाघर भी आपने बनाया, एक्स सिटू। वृक्षोद्यान, आपने वृक्ष लगा दिए। जननिक संसाधन केंद्र, जहां आपने ब्रीडिंग सेंटर बना दिए। मगरमच्छ की ब्रीडिंग सेंटर हमने बनाया ना, मोर और चिंकारा का सब हमने, लाल जंगली मुर्गा, गिद्ध का सब हम कर रहे हैं। कल्चर कलेक्शन और हैचरी। हैचरी क्या होता है? मछली पालन। आजकल मत्स्य पे बहुत काम चल रहा है। मछली का जो छोटे छोटे मछली वाली उसमें होती है ना ब्रीड में, उसको कहते हैं मत्स्य का बीज है। और आप यहाँ से जाओगे ना, भी स्टेशन की तरफ कोई जाए तो देखना चलते चलते मत्स्य बीज के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप कभी खरखौदा की तरफ जाओ सोनीपत से, तो कितने बड़े लेवल पे मत्स्य का कामकाज चल रहा है। हरियाणा के हर साल के
ये होता है ना साल भर का पैसा, क्या बोलते हैं, बजट, इसमें मत्स्य के ऊपर लगातार काम करे क्योंकि मछलियां बहुत महंगी बिकती हैं। ये टिक कर लो आगे। इसमें हैचरी, वन्य जीव तो मैंने करा दिया, ठीक है। अब बस लास्ट में एक बार पहुंचो, पेज नंबर 106 पर देखो, झाबुआ पढ़ा था ना लास्ट, झाबुआ, बस इसका लास्ट पढ़ रहे हैं, खत्म हो जाएगा। हरियाणा के प्रमुख चिड़ियाघर पे आ जाओ जो सुबह पढ़े थे, DRP लिख लो, DRP चिड़ियाघर का टेबल है झाबुआ के नीचे। पीपली का मिनी चिड़ियाघर है, भिवानी का भी मिनी है, फिर बड़ा कौन सा है? देश के मुकाबले तो तुम्हारे सारे ही मिनी है, लेकिन इनमें बड़ा हमारा रोहतक है। हिरण पार्क भी कहाँ है? रोहतक में। तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। सब आसपास, सब एक एरिया है ये टिक कर लो। मिनी चिड़ियाघर तुम्हारा पीपली में 1982, पहले तुमने छोटे छोटे बनाए, कहाँ कहाँ? पीपली और भिवानी में, फिर तुमने बड़ा कहाँ बनाया? रोहतक में। तो देखो 82, 82, 86, वो 27 एकड़ का, 7 एकड़ का और 44 एकड़ का। DRP लिख लेना। इनमें से कहाँ हमने ब्रीडिंग सेंटर भी बना लिया? पीपली में। किसका? काला हिरण का। और काला तीतर का? पीजेंट वाला, पीजेंट का था मोरनी हिल्स में, पंचकुला में। महत्वपूर्ण तथ्यों पे आ जाओ। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूशहर। कितने हेक्टेयर में था? 11,000 प्लस में। और कितने एकड़ में? 29,000 में। सबसे छोटा था छिलछिला, जिसका एक नाम था सियोनथी जंगल, कितने एकड़ में? 71। और कितने इसमें? 29 हेक्टेयर। सबसे पहले सुल्तानपुर, सब काम का है, वन्य जीव अभ्यारण्य 1971 बनाया गया। अब वो राष्ट्रीय पार्क है। कब बन गया? 1989, 91। दोनों देंगे तो बच्चे केस करेंगे, वो एक देंगे इनमें से। दीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 75 में बना। कहाँ है शिकारगढ़? पंचकुला में। पंचकुला के दो थे ना, एक कोल्ही रहतान और एक शिकारगढ़। नेक्स्ट करना। सबसे बाद में बने वन्य जीव अभ्यारण्य है 2009 में, नाहर और भिंडावास। भिंडावास किसके लिए फेमस है? सुंदर झील, 250 प्रजाति पक्षियों की। और नाहर किसके लिए है? नाहर में काला हिरण मिलता है, काला हिरण। यहाँ लिख लो भिंडावास के पास पक्षी, सुंदर झील, और नाहर में लिख लो काला हिरण। काले हिरण का प्रजनन कहाँ है? पीपली में। और काले इसका तीतर का पीजेंट, पीजेंट कहाँ था? मोरनी, पंचकुला में। अगला भी टिक करना। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में सांभर, सांभर क्या होता है? इसका डियर का एक प्रकार। नीलगाय, चीतल भी उसी का प्रकार, भौंकने वाले हिरण। लेकिन फेमस किसके लिए है? लाल जंगली मुर्गा, जिसकी ब्रीडिंग कहाँ होती है? पंचकुला। मैंने बताया था मुर्गा और गिद्ध, वल्चर, इनकी ब्रीडिंग कहाँ पर है? पिंजौर में। नेक्स्ट टिक कर लो। सोनीपत और पानीपत में राष्ट्रीय नदी संरक्षण के तहत जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाए गए। तो दोनों पत हैं, इन दोनों में जल शुद्धिकरण संयंत्र कहाँ कहाँ? पानीपत और सोनीपत में। मानेसर गुड़गांव में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है। पर्यावरण का न्यायालय कहाँ था? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। लेकिन उसका कैंप कोर्ट कहाँ लग जाता था? आप कह रहे हैं पर्यावरण का प्रशिक्षण के लिए भी संस्थान है, कहाँ बना दिया? मानेसर में। पर्यावरण प्रशिक्षण, डबल टिक कर लो। इसमें पर्यावरण से जुड़ी चीजें सिखाई जाएंगी मानेसर में। हरियाणा वन विभाग ने 2017 में, ये पुरानी बात हो गई, छोड़ दो। अब आ जाओ तुम अगले पेज पे, इस लास्ट पे 107 पे एक बार देख लो क्या क्या लिखा है मैप में। आज का लास्ट है ये। इसमें देखो पंचकुला पे पहुंचो, ऊपर क्या लिखा है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर। गिद्ध को हम क्या कहते हैं? वल्चर, वल्चर। यहीं पे लिख लो। इसके ऊपर ना जगह खाली है। एक हमने नया प्रोजेक्ट है, पेपर में आ सकता है, JCBC ऐसे कह देंगे। ये क्या है? हरियाणा में कहाँ है? तो ये है जटायु। जटायु किसको बोलते हैं? जब सीता का हरण करके रावण जा रहा, जटायु ने उसकी मदद की थी ना, वो जटायु यही तो था, गिद्ध। तो जटायु का कंजर्वेशन, संरक्षण एंड ब्रीडिंग सेंटर है। इसका मतलब इसको आप जटायु कह लो, इसको आप क्या कह लो? गिद्ध। और पूरे वर्ल्ड में आप हैं जिसको चिंता हुई कि गिद्ध हमें बचाने चाहिए, पूरे वर्ल्ड में आपने लार्जेस्ट ब्रीडिंग सेंटर बना रखा है पूरी दुनिया का। तो लार्जेस्ट ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा में कहाँ आपने डेवलप किया है? पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पड़ेगा? पंचकुला में। ये लिख लो ऊपर, सबसे ऊपर इसी पेज में लिखो JCBC, और इसी के पास लिखना पूरा फुल फॉर्म इसका। पहले लिखो JCBC, उसमें ऐड करो जटायु। जटायु इंग्लिश में भी जटायु ही लिख दिया इसको, जे का मतलब जटायु है यहाँ। एंड स्पैरो कंजर्वेशन, जब इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं ना, तो इसमें जटायु के साथ मैंने सुबह चिड़िया का जिक्र किया था ना,
अब वो पूछे घरेलू चिड़िया के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने कहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो तुम कहोगे घरेलू चिड़िया और जटायु का एक ही है। कहाँ पर है ये? हाँ, यहाँ लिख लो जटायु, इंग्लिश में भी जटायु ही लिख दिया उन्होंने। एंड क्या लिखा है इसको? स्पैरो। स्पैरो घरेलू चिड़िया है ये अपनी, स्पैरो। हाँ, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। कंजर्वेशन संरक्षण, ब्रीडिंग आप जानते ही हैं प्रजनन, और सेंटर केंद्र। तो जटायु संरक्षण, जटायु और चिड़िया या उसको कह देंगे स्पैरो, उसका संरक्षण भी और ब्रीडिंग सेंटर। फटाफट से लिखो कहाँ है ये, इसमें कहाँ बताएंगे हम, ये कहाँ पर है? हमारे पिंजौर में। लिखो इसके पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैसिलिटी। पूरी दुनिया में किसी को चिंता नहीं, गिद्ध की हमें है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैसिलिटी। किन दो का संरक्षण कर रहे हैं आप? एक तो जटायु गिद्ध का और एक हाउस स्पैरो घर की चिड़िया जो थी, ठीक है। और ये किसी सेंचुरी के अंदर है। तो कॉमन सेंस लगाओ, पंचकुला में 2 ही सेंचुरी हैं, बीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान। ये बीर शिकारगढ़ का प्रोजेक्ट है, लिख लो यहाँ, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। तो JCBC क्या है ये? जटायु एंड हाउस स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। कहाँ पर डेवलप किया आपने? आपके पंचकुला में एक ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है बीर शिकारगढ़, उसमें डेवलप कर दिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। इसमें एक चीज नीचे भी लिख लो, पेज के नीचे एक पॉइंट और लिख लो, वो काम का है, करंट में थी सारी बातें। लिखो इसमें असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ तो हमने 8 पढ़ी थी, उसमें एक लिख लो असोला। आसोला भी लिख सकते हैं इसको, भाटी भट्टी भी लिख सकते हैं। असोला भाटी या भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भट्टी या आसोला भट्टी लिख देंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में जल्दी से लिख लो। ये 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और क्या क्या है इसमें लिखो, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली प्लस फरीदाबाद प्लस गुड़गांव, थोड़ी थोड़ी बेल्ट है बस हमारी, दक्षिणी दिल्ली प्लस फरीदाबाद प्लस गुड़गांव। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने वर्ग किलोमीटर में? 32। किसके साथ लगता बॉर्डर है इसका? दिल्ली, हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव। ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है वो लास्ट लिख लो। लिखो नॉर्दर्न अरावली, अगले पॉइंट में लिखो नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। नॉर्दर्न अरावली, नॉर्दर्न अरावली, तो अरावली तुम्हारे यहाँ भी है और दिल्ली में भी है। नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये पूरा गलियारा विकसित कर रहे हैं। ये किसके लिए विकसित कर रहे हैं? ये लेपर्ड के लिए। अभी पीछे ना दिल्ली में 2 महीने पहले की बात है, रात में एक लेपर्ड घूमता हुआ लोगों के कैमरे में कैद हो गया। मेरे ख्याल मई की बात है ये। लोगों ने जैसे सुबह हाय तो वो मच गई, कहाँ गया? फिर वो पकड़ा नहीं गया, वो वहां से भाग गया गुड़गांव की रिज की तरफ, फिर वहां से और आगे। हो ना हो वो कहाँ से आया होगा? इस वाले लेपर्ड यहाँ से जैसे घूमते फिरते निकल आया होगा कहीं। तो नजफगढ़ के जगह जगह कैमरों में कैद हुआ। लोगों ने सुबह उठ के देखा रात में कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, तो देखा आराम से घूम रहा है गलियों में। सोचो उस टाइम कोई शराबी कबाबी आदमी बाहर खड़ा हो तो उसका कितना बढ़िया भोजन बनता, और इतना फ्री होके घूम रहा है जैसे अपने कहीं जंगल में घूम रहा है। फिर 3-4 दिन बाद खबर मिली कि वो गुड़गांव की पट्टी में देखा गया, ऐसे गायब होते थे, पकड़ा नहीं, वो भाग ही गया। तो हो ना हो वो किस कॉरिडोर से निकल के आया था? नॉर्दर्न अरावली वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर है ना, किसके लिए? लेपर्ड के लिए। आपका कौन सा हिस्सा इसमें आएगा? फरीदाबाद। और हाँ जल्दी से इसमें लिख लो सर, ये कहाँ से स्टार्ट होता है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं? लिखो ये कॉरिडोर सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान से, ये लेपर्ड का कॉरिडोर सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान से। सरिस्का, ये नेशनल पार्क तो याद कर लेना कम से कम पूरे देश के, ये बहुत छोटी चीज है, हर एक को आनी चाहिए। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान से। अब लिखो हम कहाँ कहाँ हैं इसमें। देखो नूहू, ये सब दिया हुआ है विकिपीडिया पे, इसलिए पूछ सकते हैं। नूहू
कॉमा गुड़गांव, कॉमा फरीदाबाद, नूहू गुड़गांव फरीदाबाद से होता हुआ दिल्ली रिज पर खत्म हो जाता है। दिल्ली की पहाड़ियां दिल्ली रिज पर खत्म हो जाता है। अब जो वो मंगर बनी बार बार आता है ना, वो फरीदाबाद का हिस्सा है। यही लिख लो, मंगर बनी, ये पेपर में आ चुका। मंगर बनी ये गांव का नाम है। कहाँ का है ये? फरीदाबाद का। तो अगर आपसे पूछें कि क्या हरियाणा के मंगर बनी में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा पड़ता है, तो तुम क्या कहोगे? हाँ। ये हमारी नहीं है, ये जैसे बाकी 8 तो हमारी थी, ये किसके साथ साझे में है? ये कॉरिडोर है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? सरिस्का राजस्थान, फिर वो किस तरफ मुड़ा? हरियाणा के नूहू गुड़गांव फरीदाबाद, और वहां से वो कहाँ चला गया? दिल्ली की तरफ। तो ये लेपर्ड्स के लिए है। आपका कौन सा गांव फेमस रहा है इसके लिए? मंगरबनी, मंगबरनी जैसा है, ये एक आदमी का नाम था हिस्ट्री में, मंगबरनी। क्या ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए? जटायु और चिड़िया वाला कहाँ है? पिंजौर पंचकुला के किस में है? बीर शिकारगढ़ में। और ये लेपर्ड का वाइल्ड लाइफ कहाँ है? असोला भाटी माइंस। तुम्हारे कौन से जिले पड़ेंगे? मेवात या नूहू, फरीदाबाद और गुड़गांव। चलो बाकी कल करेंगे।